तो बच्चों, जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा और जाना, आई होप आपको वो सब कुछ क्लियर है। तो अब हम पार्ट 2 में पढ़ते हैं और चलो शुरू करते हैं। फिर यहाँ पे उनकी कई अधिक भौतिकी प्रॉपर्टीज दी गई हैं और फिर हम बात करेंगे आबंध ध्रुवणता के बारे में, यानी कि बॉन्ड पोलैरिटी। ठीक है, तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं, किसी आबंध का 100% आयनिक या 100% संयोजन होना है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, वो पूरा कोवेलेंट या पूरा आयनिक नहीं हो सकता है। तो जब हम एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उसके अंदर जो चीज़ ज़्यादा ऋणात्मक होती है एक चीज़ और एक चीज़ ज़्यादा धनात्मक होती है, इसके डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, आबंध ध्रुवणता। ठीक है, तो इसी परिमाण स्वरूप इलेक्ट्रॉन युग्म दो समान नाभिक होते हैं और इसी प्रकार प्राप्त आबंध अध्रुवीय संयोजन आबंध कहलाता है। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर ऐसे दो अलग अलग नहीं, नॉन पोलर पोलर नहीं करा जा सकता, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अध्रुवीय संयोजन आबंध। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है डाइपोल मूवमेंट, यानी कि ध्रुवीय आघूर्ण क्या होता है। ध्रुवण के कारण ऐसे अणु में ध्रुवण आघूर्ण होता है, उत्पन्न होता है, यानी कि एक डाइपोल मोमेंट उदाहरण होती है, वो शुरू होती है, जिसको कैसे दर्शाया जाता है, ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या बोलते हैं, जो डाइपोल मोमेंट होती है वो क्या होती है, आवेश इनटू आवेश पृथक्करण की दूरी, यानी कि उसका रेडियस, यानी कि उसका त्रिज्या मान लीजिए। तो डाइपोल मोमेंट डी क्या होती है आपकी, वो होती है, यानी कि न्यू ले लीजिए, वो होती है आपका क्यू आर, और इसका फॉर्म इसमें एक डी की वैल्यू क्या होती है, 3.33 इंटू 10⁻³ कूलम्ब मीटर्स। ठीक है, फिर इधर आ जाएंगे और अब हम यहाँ डाइपोल मोमेंट की दिशा के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए HF है, HF का द्विध्रुव आघूर्ण किस प्रकार दर्शाया जा सकता है कि उसमें एक पोलैरिटी है। आप सबको पता है F ज़्यादा नेगेटिव है, तो हम F के ऊपर ऐसे एरो बना देंगे। ठीक है, बस यही करना है। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि बहुपरमाणुक अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण केवल आबंधों के अपने द्विध्रुवन, जिन्हें आबंध आघूर्ण कहा जाता है, पर ही निर्भर नहीं करता है, वो और भी चीज़ों पर निर्भर करता है। ऐसे ही द्विध्रुव अणु, यानी कि डाइपोलर बाइपोलर अणु के विभिन्न आबंधों जो हैं वो अलग अलग चीज़ों का वेक्टर सम होता है। इसमें एक उदाहरण है जो मान लीजिए इधर आएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हमारे पास एक H2O है, तो H2O का जो डाइपोल है, आपको पता है ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव है, तो यहाँ दोनों एरो इस तरफ आएंगे, पर जो नेट होएगा ना, वो इसका वेक्टर होएगा। वेक्टर कैसे निकालते हैं बच्चों, एक की टेल और दूसरे के हेड को ज्वाइन करेंगे, यानी कि ये ऐसे और इसकी टेल यहाँ ले आएंगे, इसकी दोनों की टेल्स ज्वाइन करेंगे तो इसकी टेल यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट ये, तो ये है इसका नेट डाइपोल मोमेंट, और ये कैलकुलेट कैसे होएगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ बात करूँ BeF2 की, BeF2 का नेट डाइपोल मोमेंट, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, 0 है, 0 है। क्यों, देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं वो यहाँ पे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरफ है और इसकी इस तरफ है, नेट कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ यही दिखाया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें BF3 की भी, BF3 की चतुष्क परमाणुविक अणु, इसकी भी डाइपोल मोमेंट कितनी है, इसकी भी 0 है। क्यों, क्योंकि ये देखो इधर भी ऊपर जा रहा है, इधर भी ऊपर जा रहा है, नेट इधर आ जाएगा, इधर और इधर ही कैंसिल होके 0 बना देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये आपके एग्जाम में भी आ जाता है। इसके बाद यही इन्होंने सेम तरीके से NH3 दिखाया है। देखो NH3 में क्या है, NH3 में इन्होंने बोला N ज़्यादा नेगेटिव है, तो ये ऐसे और ये ऐसे। अब तीनों जब ऐसे जा रहे हैं तो फाइनल कहाँ आएगा, फाइनल ऊपर आएगी, फाइनल। ठीक है,
तो ये यहाँ पे दिखा दिया गया। इसके बाद इन्होंने बोला है कि इसके भी कुछ फजांस, विवेचन फजांस ने कुछ नियम दिए हैं। इसके भी नियम क्या है? पहला, धनायन के आकार के घटने तथा ऋणायन के आकार के बढ़ने का आयनिक आबंध के संयोजन लक्षण में वृद्धि होती है। और क्या? धनायन तथा ऋणायन पर आवेश की मात्रा बढ़ने से आयनिक आबंध के संयोजन जो लक्षण है उनमें भी वृद्धि होती है। और क्या बोला है? ये भी बोला है कि समान आकार तथा आवेश में धनायनों में से उस धनायन जिसकी ध्रुवण क्षमता, जिसकी पोलैरिटी उपेक्षाकृत अधिक है, उसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्षार है या फिर क्षारीय मृदा धातुओं के धनायनों में उसकी जो गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो इतनी हो जानी चाहिए। तो इसके बाद बच्चों इनको आगे इन्होंने दिया हुआ है कि कैसे अलग अलग अणुओं के जो द्विध्रुव आवरणु है यानी कि जो डाइपोल मोमेंट है वो हमें यहाँ पे इन्होंने दी हुई है और उसके बेसिस पे इनकी आकृति यानी कि शेप बताई हुई है। ठीक है, तो अगर एक अणु है जिसका प्रकार AB2 है, जैसे कि आपका H2O, H2S, CO2, तो उनकी जो डाइपोल मोमेंट है वो दी हुई है और कैसे उनका क्या स्ट्रक्चर होएगा, वो मुड़ा हुआ होगा यानी कि बेंट, या रेखिक होगा, रेखिक यानी कि लीनियर, इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा अगर स्ट्रक्चर AB4 होएगा तो उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है और स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर होगा चतुफलकीय यानी कि ऐसा। पिरामिड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिक्षरण सिद्धांत, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इंग्लिश में वेस्पर सिद्धांत कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पेयर रिपल्शन। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है ये 1940 में किसने दिया था? सिडविक एंड पॉवेल ने दिया था। और इसका जो मूल मान है, जो धारणाएं हैं वो ये है कि सबसे पहले अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु यानी कि जो सेंट्रल एटम है के आसपास उपस्थित संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्मों यानी कि जो उसके आसपास उपस्थित शेल है उसकी संख्या पर निर्भर करती है। केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे के प्रतिकृष्ट करते हैं क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन उभ्र पर ऋणात्मक आवेश होता है, यानी कि उनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन का एरिया है वो ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होता है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम में उन स्थितियों में अवस्थित होना का प्रयत्न करते हैं, उस स्थिति में रहने के ट्राई करते हैं जिसका फलस्वरूप उन्हें क्या देता है? सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है और इस स्थिति में उनके जो माध्यम है, उनका जो मध्य है वो अधिकतम दूरी होती है, यानी कि उसमें दो परमाणुओं के बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है। इसके अलावा संयोजकता कोश को एक गोले के रूप में माना जाता है तथा उनके जो इलेक्ट्रॉन युग्म गोलोई होते हैं यानी कि उसका जो स्फेरिकल सतह होती है उस पर एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। और इसके अलावा बहुआबंध यानी कि मल्टी कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में तथा एक बहुआबंध को 2 या 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों को एकल सुपर युग्म समझा जाता है, यानी कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को इसमें एक सिंगल क्लाउड समझा जाता है। और अगर अणु को 2 या 2 से अधिक अनुनाद संरचनाओं यानी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर द्वारा दर्शाया जाता है तो इस स्थिति में वेस्पर थ्योरी ऐसे प्रत्येक संरचना में कैसे लागू होती है? फिर हम ऐसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रिया निम्नलिखित क्रम से घटती है। मतलब उसके अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो कैसे घटते हैं? सबसे ज़्यादा पास होते हैं लोन पेयर इंट्रैक्शंस फॉलोड बाय यानी कि एकाकी युग्म एकाकी युग्म, इसके बाद आते हैं एकाकी युग्म और आबंधी युग्म,
इसके बाद क्या आती है, आबंधी युग्म और आबंधी युग्म यानी कि बेस पेयर इंटरैक्शंस। ठीक है, अब जब हम आगे बात करेंगे तो हम बात करेंगे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की, जिसमें हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि जो एकाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना युग्म केंद्रीय में, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर स्थानगत यानी कि लोकलाइज्ड होते हैं, जबकि जो प्रत्येक आबंधी युग्म दो परमाणुओं के बीच सहभाजित होता है। यानी कि क्या, किसी भी अगर कोई कणु है आपके पास तो उसमें जो आबंधी इलेक्ट्रॉन है ना वो युग्म की अपेक्षा एकाकी युग्म अधिक स्थान भेजते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे वेस्पर थ्योरी मॉडल के बारे में और क्या क्या दिया गया है, बोला है कि ये दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो वो अणु जिनके केंद्रीय परमाणु पर कोई भी एकाकी युग्म उपस्थित नहीं होता है, जिस पर कोई एक सिंगल युग्म नहीं उपस्थित, और वो अणु जिनके केंद्रीय परमाणु पर एक या एक से अधिक एकाकी युग्म उपस्थित होता है। ठीक है, अब जब हम इसके आगे बात करेंगे तो ये बोल रहे हैं कि जब भी यहाँ पे आपके पास कुछ उन सरल अणुओं तथा आयनों की ज्यामिति है जिनके केंद्रीय परमाणु पर एक या एक से अधिक एकाकी युग्म होता है, तो क्या होता है, हमें कभी कभार थोड़ी बहुत विरूपण यानी कि डिस्टॉर्शंस दिखती है। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग मॉडल्स दी गए हैं। आपको BaCl2 दिखाया गया है, BF3CH4 और PCl5 का मॉडल दिखाया गया है, और आपके इनके बीच के कोण दिखाए गए हैं यानी कि एंगल्स भी दर्शाए गए हैं। यहाँ पे वेस्पर थ्योरी इस्तेमाल करके यानी कि ये वाली थ्योरी इस्तेमाल करके हम क्या निकाल सकते हैं, हम हर एक परमाणु, हर एक अणु के सबसे पहले तो ज्यामिति निकाल सकते हैं यानी कि ज्योमेट्री, और हम क्या निकाल सकते हैं, हम उनकी व्यवस्था, इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था यानी कि उनकी शेप के बारे में भी बात कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 2 है तो शेप क्या होगी, रेखीय होगी, स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, और एग्जाम्पल है इसका BeCl2 और क्या दिया हुआ है आपको HgCl2। इसी तरीके से अगर 3 होंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, त्रिकोणीय समतली होगा, और जो आपकी ज्योमेट्री होगी वो होगी त्रिकोणीय समतली। इसका एग्जाम्पल BF3। ऐसे ही 4 में आता है आपका चतुष्फलकीय, या फिर इसका जो स्ट्रक्चर भी होगा वो भी सेम होगा, और एग्जाम्पल है इसका मीथेन और अमोनियम आयन। इसके बाद अगर हम 5 पे जाएं तो 5 पे हमारे पास क्या है, त्रिकोणीय द्विपिरामिड यानी कि इसको हम कहेंगे ट्रायंगुलर बाइपिरामिड। यानी कि एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। और अगर हम 6 की बात करें, 6 पे क्या होगा, अष्टफलकीय यानी कि ऑक्टाहेड्रल, और सेम इसका एग्जाम्पल होगा SF6। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने यहाँ पर कुछ और आबंधी युग्मों की संख्या दी गई है, एकदम सेम तरीके से एकाकी युग्मों की संख्या भी दी गई है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास AB2E है तो इसके अंदर आबंधी युग्म कितने हो गए, 2 हो गए, और एकाकी युग्म हो गया 1। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होएगा, इसका स्ट्रक्चर होएगा त्रिकोणीय समपतली, और इसकी आकृति क्या होगी, इसकी आकृति होगी मुड़ी हुई। फिर इनके उदाहरण दिए हुए हैं। ऐसे करके आपके पास AB3E है, AB2E2 है, और आपके पास है AB4E, AB3E, AB3E2, AB5E और AB4E2। ये सारे आपको करने हैं अच्छे से याद, और ये अगर आप एक बार याद कर लेंगे तो पेपर में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। ऐसे दे देंगे कि मानिए BR5 की आकृति बताएं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बताना है उसमें कितने BR5 अगर आपको दिया है तो आपको सबसे पहले बताना है कि उसमें आबंधी युग्म कितने हैं, उसमें एकाकी युग्म कितने हैं, फिर आप उसका ये शेप बताएंगे, फिर आप उसकी आकृति जो है वर्ग पिरामिडी वो बताएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे तो आगे आपको और इसी सब के बारे में और समझाया हुआ है। जैसे मान लीजिए AB2E है तो इसकी आबंधी युग्म संख्या कितनी है, 4, 1 2 3 4। इसकी एकाकी युग्म संख्या कितनी है, 1। तो आपको बताया है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या व्यवस्था रहेगी, उसके क्या बॉन्ड एंगल क्या रहेगा उसका, उसकी आकृति और उसकी धारित आकृति की व्याख्या,
ये सब हमें समझाई हुई है। इसके बाद नेक्स्ट ऐसे एक और एग्जांपल दिया हुआ है आपको AB3E का, जिसमें ये 3 है, ये 1 है। तो जो स्ट्रक्चर होएगा उसमें जो बॉन्ड एंगल है वो है 160 डिग्रीज का, ठीक है। और ऐसे जब हम आगे हैं तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है AB2E2, और हमें दिया गया है AB4E। AB4E में जो एकाकी युग्मों की संख्या है वो 1 है, और यहाँ पे जो व्यवस्था इलेक्ट्रॉनों की दिखाई गई है वो 2 तरीके से दिखाई गई है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, और दोनों ही पॉसिबल है क्योंकि रेजोनेंस हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे है AB3E2, इसके अंदर 3 दिखाए गए हैं, 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं, अलग अलग व्यवस्था दिखाई गई है, और जो आकृति है वो क्या है, टी आकृति है। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि कैसे वेस्पर मॉडल की सहायता से अनेक अणुओं, विशेष रूप से पी ब्लॉक के तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों की ज्योमेट्री के बारे में हमें सब कुछ पता चला है। और हमें इससे क्या पता चलता है कि यह विवेचन का विषय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आणविक ज्योमेट्री पर इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण के प्रभाव के बारे में हमें किससे पता चला है, वेस्पर थ्योरी से हमें पता चला है। इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत। ये भी एक अलग सिद्धांत है, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसमें हम एक उक्त उदाहरण यह बोल सकते हैं कि अणुओं की आबंध वियोजन ऊर्जाएं, यानी कि जो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, तथा आबंध लंबाई, जैसे कि H2 की इतनी हो गई, ये सब जो चीज़ें हैं ना, जबकि दोनों ही अणुओं में, जो 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, दोनों ही अणुओं में संबंधित परिमाणों के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म काफ़ी ज़्यादा अलग अलग है, लेकिन फिर भी जो ये मॉडल है ये हमें बताता है कि अणुओं की आकृति की विभिन्नता पर प्रकाश ये मॉडल हमारा नहीं डाल पाता है, बट हमें उसके बारे में और बहुत कुछ चीज़ें बताता है, ठीक है। इसमें हम क्या बोलते हैं, इसी प्रकार वेस्पर, क्योंकि वेस्पर ने ये तो बताया ही नहीं कि आकृतियों में विभिन्नता क्या है, वो डिफरेंसेस क्या है, और एक और चीज़ थी उसमें कि वो इसी प्रकार वेस्पर का सिद्धांत सरल अणुओं की आकृति के बारे में तो जानकारी देता है, पर ये नहीं बता पाता कि जो कॉम्प्लिकेटेड एटम्स हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड परमाणु हैं, उनसे अणु कैसे बनते हैं। इस सब के लिए क्वांटम यांत्रिका सिद्धांत पर आधारित ये सिद्धांत है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है संयोजकता आबंध सिद्धांत, तथा इसको और क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं अनुकक्षक सिद्धांत, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, ठीक है। तो इसको संयोजकता आबंध सिद्धांत किसने दिया था हमें, हील्टर एंड लंडन ने दिया था 1927 में, और इसमें पॉलिंग का भी बहुत ज़्यादा हाथ था, और बहुत ही सारे अन्य वैज्ञानिकों का भी इसमें हाथ था। ये मॉडल क्या बात करता है कि परमाणु कक्षों के अतिव्यापन और संकरण तथा विचरण, यानी कि डिफरेंशिएशन, एवं उनके अध्यारोक्षण, यानी कि सुपरपोजिशन के सिद्धांतों के ज्ञान पर यह सिद्धांत आधारित है। और इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 2 परमाणु हैं, A और B, ठीक है, और दोनों का नाभिक क्रमश, यानी कि दोनों का जो न्यूक्लियर नंबर है वो क्या है, Na और Nb, और इन दोनों में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो है Ea और Eb। एक दूसरे की ओर ये दोनों चीज़ें बढ़ती हैं, तो जब 2 परमाणु एक दूसरे के आध्विक दूरी पर होते हैं, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस पे होते हैं, तब उनके बीच कई अन्य प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं। जो दोनों परमाणु एक दूसरे के पास जैसे जैसे पास आते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, उनके बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, यानी कि उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस जनरेट होती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो एक परमाणु जो है उसके नाभिक तथा उसके इलेक्ट्रॉनों के बीच जो वो है डिफरेंस है, वो क्या हो गया, Na-Em, और एक परमाणु के नाभिक तथा दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो डिफरेंस हो गया वो हो गया ये Na-Eb और Nb-Ea। अब यहाँ पे उन्होंने हमें दिखाया कि आकर्षण बल कैसे जनरेट हो रहा है। ये नाभिक है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इनके बीच में ये आकर्षण बल जनरेट हो रहा है, ठीक है।
यहाँ इस प्रकार निम्नलिखित में उत्पन्न हुआ, दो परमाणुओं के बीच का इलेक्ट्रॉनों के बीच ये जन्म हुआ प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण बल क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच और क्या, दो नाभिकों के बीच, इधर जैसे दिया हुआ है ये देखो, दो नाभिकों के बीच और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, ये तो हो गया आपका प्रतिकर्षण बल। इसके बाद अगर हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि अगर स्वरूप दोनों परमाणु एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके बीच में जो स्थितिज ऊर्जा है वो कम होती जाती है, दैट इज, ऐसी स्थिति में क्या होता है, नेट आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल एक बराबर हो जाता है और निकाय की ऊर्जा न्यून स्तर पर पहुंच जाती है, हाईएस्ट सबसे लोएस्ट स्तर पे पहुंच जाती है। और क्या होता है, इस अवस्था में हाइड्रोजन के परमाणु आबंधित कहलाते हैं, यानी कि टेकन कहलाते हैं, और इसकी सबसे छोटी जो आबंध लंबाई है वो होती है 74 पिकोमीटर। क्योंकि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच आबंध बनने पर ऊर्जा मुक्त होती है, इसीलिए हाइड्रोजन अणु के जो आपके पृथक परमाणु की उपेक्षा स्थिति है वो अधिक स्थायी पर आ जाती है, और इस प्रकार मुक्त हुई ऊर्जा को हम आबंध एंथैल्पी कहते हैं। और यहाँ आबंध एंथैल्पी का ही एक ग्राफ बनाया हुआ है, पहले ऊर्जा यहाँ थी और बॉन्ड बनने पे ऊर्जा ऐसी हो गई और यहाँ पे वो कांस्टेंट हो गई एक फिक्स्ड एटॉमिक दूरी पे। इसके बाद हमें यहाँ पे यही सेम ग्राफ H2 के लिए दिखाया गया है, ठीक है। और हमें क्या बोला गया है कि मीथेन, अमोनिया तथा H2O जैसे बहुपरमाणुक जो अणु हैं उनमें ऐसे आबंध देखे जाते हैं, और ऐसे इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि क्या इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है उसके आधार पे हम कहते हैं कि CH4, NH3, H2O आदि जो अणु हैं उनकी आकृति, उनमें आबंध विरचन तथा उनके जो दिशात्मक गुण हैं यानी कि जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज हैं उनके कक्षकों के संकरण और इसकी सहायता से हम किसके MOT की सहायता से हम स्पष्ट कर सकते हैं। सो बच्चों ये था पार्ट 1। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। एक बार प्रैक्टिस करना और इसके आगे का हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में।